नमस्कार फ्रेंड, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, देखिए इसमें 3 गति है जो हमें देखना है और तीनों गति हम अलग अलग क्लास में देखेंगे और तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इसकी पहली गति है खगोलीय गति। दूसरी है भूगर्भिक गति। तीसरी है भौगोलिक गति। ये जो है इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट एमोशन। ठीक है, ये है हमारा जियोग्राफिक जियोलॉजिकल। मोशन, ये हमारा है जियोग्राफिकल मोशन। देखिए तीनों में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें हमें पढ़ना है 2 चीज, घूर्णन यानी कि रोटेशन ऑफ अर्थ, और क्या पढ़ना है परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसमें ये 2 चीज पढ़ने हैं। भूगर्भिक गति में हमें क्या पढ़ना है कि पृथ्वी के कितने लेयर होते हैं, उस चीज को हमें यहाँ स्टडी करना है। इसका लेयर पता है आपको कि पहला होता है ऊपर वाला सबसे पहले क्रस्ट, सेकंड लेयर होता है मेंटल और लास्ट बिल्कुल केंद्र वाला होता है कोर। इन तीनों को हमें इसमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना है हमारा मेन है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक, देखिए ये प्लेट टेक्टोनिक जो है हम लोग 2 क्लास में कवर करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। इसको एक बार आप अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो फिर समझिए कि हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारे पृथ्वी का निर्माण है, समुद्र का निर्माण है, प्लेट से कैसे ज्वालामुखी निकलती है, उससे कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है, ये सभी प्लेटें कैसे खिसकती हैं, प्लेटों का मूवमेंट क्या होता है, कौन सी प्लेटें पे महासागर है, कौन सी प्लेटों पे आपका महाद्वीप है, इन सभी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। प्लेट का फॉर्मेशन से लेकर के और भी आगे की चीजें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहेगा। हालांकि सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपस में, लेकिन इसको एक बार अच्छे से समझना होगा और उसको और उतने ही अच्छे से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला अपना आज का हमारा जो होगा क्लास, ये होगा खगोलीय गति। ठीक है, इसको हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहले बात करेंगे हम 1 नंबर का, इसमें घूर्णन का। पहले हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन, रोटेशन। ठीक है, अब देखिए इसको देखने के पहले एक बार हम लोग पृथ्वी की गति पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी की जो संरचना है एक्चुअल में उसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे है। ये लगा लीजिए कि हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री से। ठीक है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री से निकलती है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा।
या वृत्त। वृत्त क्यों कहेंगे आगे हम अक्षांश और देशांतर वाली जो क्लास करेंगे उसमें समझ में आ जाएगी कि ये वृत्त क्यों कहते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा, एक ही बात हो गई। अब देखिए ये जो 0 डिग्री की जो ये लाइनें आती हैं विषुवत रेखा, ये क्या करती है कि हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक को बोलते हैं हम लोग, इधर वाले को बोलते हैं, ये दो हो गई, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, यानी विषुवत के नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, दोनों हो गए। अब देखिए जो उत्तरी गोलार्ध है उसके बिल्कुल टॉप पे, यहाँ ऊपर, यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगे तो इसका जो नीचे वाला जो टॉप है यहाँ पे एक होता है हमारा बिंदु जिसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में साउथ पोल, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको बोलेंगे अंग्रेजी में उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसी तरीके से इसको बोलेंगे साउदर्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे ऊपरी बिंदु है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे निचली बिंदु है मिडिल में यहाँ देख रहे हैं उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे और लाइनें आती हैं, जैसे यहाँ से 0 डिग्री से हम 23.5 डिग्री ऊपर चलेंगे तो एक और रेखा आती है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कितने डिग्री पे आती है? 23.5 डिग्री पे आती है। तो 0 से हम ऊपर चलें उत्तरी ध्रुव की तरफ तो कर्क रेखा मिलती है, और 0 से अगर हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ चले तो यहाँ से एक और रेखा निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ये क्या हो गई? मकर रेखा। इसकी कितनी एंगल होती है? सेम 23.5 डिग्री। ठीक है, ये 3 है। 23.5 डिग्री अगर विषुवत रेखा से हम उत्तरी गोलार्ध के ऊपर चलें, उत्तरी गोलार्ध की तरफ चलें तो 23.5 डिग्री की जो रेखा है वो कर्क रेखा होगी, और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलेंगे तो वो मकर रेखा होगी। एंगल दोनों का सेम होगा, सिर्फ हेमिस्फीयर अलग अलग रहेगा, गोलार्ध अलग अलग रहेगा। उसी तरीके से अगर हम उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से 66.5 डिग्री अगर चलेंगे, 66.5 डिग्री जब हम चलेंगे तो वहां पे एक और रेखा मिलती है जिसका नाम है आर्कटिक वृत्त या रेखा। ये कितने डिग्री का है? ये 66.5 डिग्री पे बनती है उत्तरी गोलार्ध में। सेम उसी तरीके से अगर 0 डिग्री से हम नीचे आएंगे, 66.5 डिग्री नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे भी एक रेखा बनती है जिसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। वृत्त कहिए या रेखा कहिए, इसका भी एंगल 66.5 डिग्री होता है। कहने का मतलब कि अगर हम विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ 23.5 डिग्री चलेंगे तो कर्क आ जाएगा, 66.5 डिग्री चलेंगे तो आर्कटिक आ जाएगा। उसी तरीके से 0 डिग्री से जब नीचे आएंगे दक्षिणी ध्रुव में
तो अगर हम 23.5 डिग्री चलेंगे तो मकर रेखा आ जाएगा, और 66.5 डिग्री चलेंगे तो आर्कटिक वृत्त आ जाएगा। तो ये हमारी पृथ्वी की संरचना है, किसमें किस तरीके की, किस गोलार्ध में कौन सी रेखाएं पाई जाती हैं, उसको हमने देखा। अब हम आते हैं सीधा अपना चैप्टर का जो पहला पॉइंट है घूर्णन, उसको देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आते हैं अपने चैप्टर घूर्णन पे। देखिए, घूर्णन से हमें, पृथ्वी के घूर्णन से हमें क्या क्या चीजें, घटनाएं घटित होती हैं उसको देखना है। पृथ्वी पहले तो कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब के तरफ, ठीक है। कितना समय लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, यानी कि एक घूर्णन कंप्लीट करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, पृथ्वी को कितना समय लगता है? वह लगता है 23 घंटे 56 मिनट, जिसको हम लोग बोलते हैं 24 घंटा, ठीक है। अब देखिए, तीसरी चीज क्या होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण? ये होती है दिन और रात। जो हम दिन और रात की जो घटना देखते हैं, जो होता है, वो कैसे होती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन और रात कैसे होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। चौथी, इस घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति। घूर्णन से आप इतना ही चीजों को बता पाएंगे कि घूर्णन से जो है समय कितना लगता है, और घूर्णन से दिन और रात होती है, दिन और रात होती है। अगर घूर्णन नहीं हो रहा होता पृथ्वी का, तो दिन और रात नहीं होती, और इसी घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति बोलते हैं। तो अभी हमने देखा अपने पृथ्वी की संरचना किस तरीके से हुई है। इसमें एक और विशेष ध्यान देते हैं। इसमें क्या है, पृथ्वी की संरचना में हमारे दो बातें और अहम है। पृथ्वी जो है अपने एक्सिस से, पृथ्वी अपने एक्सिस पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये दो चीज भी हमें याद रखना है कि पृथ्वी, जो हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया था, एक्चुअल में पृथ्वी का वो पोजीशन नहीं है। उसको हम लोग देखेंगे अभी कि ये दो चीजें जो है वो कैसे दिख रही है। कहने का मतलब कि ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, ये इसका कक्ष तल हो गया। कह रहा है पहली बात कि पृथ्वी अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि यहाँ से हम, ये जो एक्सिस इसका है पृथ्वी का, ये हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है, इस चीज को ड्रॉ करने के लिए। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने एक्सिस से झुकी हुई है ना, अपने एक्सिस पर झुकी है, ठीक है। अब कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री झुकी है एक्सिस से, ठीक है। तो 23.5 डिग्री हम चलेंगे ऐसे, ये जो है 23.5 डिग्री एक्सिस से ऐसे चलें, तो हमारा एक्चुअल जो पृथ्वी का जो पोल बनेगा, नॉर्थ साउथ पोल, वो यहाँ बनेगा 23 डिग्री झुकने के बाद। कहने का मतलब यहाँ पे 23.5 डिग्री झुक गई है। तो जो हमारा एक्चुअल पोल जो बनेगा, जो हमारा नॉर्थ साउथ पोल बनेगा, वो 23 डिग्री के बाद ही बनेगा, 23.5 डिग्री के बाद। यानी कि यहाँ पे हमारा ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, और यहाँ पे हमारा साउथ पोल होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, तो पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है वो भी झुक जाएगी, क्योंकि पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांटना है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेटर आ जाएगा, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर कितना? 0 डिग्री,
विषुवत रेखा, ठीक है। अब जब ये इमेजिनरी लाइन बना देते हैं इसको ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए ये हमारी 0 डिग्री क्या हो गई, विषुवत रेखा हो गई। अब विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी, ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे में ये सभी जो है दक्षिणी गोलार्ध। नीचे यहाँ पे साउथ पोल हो गया, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब देखिए जो मकर रेखा भी होगी वो ऐसे आएगी, ठीक है। ये जो मकर है, सॉरी कर्क जो रेखा है वो ऐसे आएगी, मकर जो है वो यहाँ से ऐसे आएगी। तो ये हमारी पृथ्वी का एक्चुअल संरचना ऐसे है, मतलब पोजीशन जो है पृथ्वी का वो ऐसे है, झुकी हुई है। और जो हम एक और बात की है कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, वो कोण कहाँ से बनाती है, ये जो लाइन जब 23.5 डिग्री झुक जाएगी तो यहाँ से जो कोण बनेगा ये कक्षतल, ये इसका पृथ्वी का कक्षतल है, यहाँ से जो कोण बनाएगी ऐसे, ये बनाएगी 66.5 डिग्री का, यानी कि 23.5 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। और ये जो पोल वाली लाइन है पृथ्वी की, यहाँ से कक्षतल तक 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। एक्चुअल में ये पोजीशन है हमारे पृथ्वी का पोजीशन यही है एक्चुअल में, लेकिन हम समझने के लिए इसको सीधा सीधा ड्रॉ करते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री ऐसे है, ठीक है। हम समझ गए कि पृथ्वी का मेन पोजीशन कहाँ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं और आते हैं अपने दिन और रात की स्थिति। दिन और रात की स्थिति पृथ्वी पे कैसे होती है उसको समझना है। दिन और रात की स्थिति कैसे होती है, पहले तो हम फिर वही फिगर ड्रॉ करेंगे अपना, तभी पता चलेगा। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कहने का मतलब ये जो लाइन आएगा इमेजिनरी लाइन, इसी से तो झुकी है नीचे, ये 23.5 डिग्री। और फिर आपका इक्वेटर जो होगा वो जब ये झुक गई है तो इक्वेटर भी ऐसे जाएगी, तभी तो बराबर हिस्सों में पृथ्वी को बांटेगी। तो ये आपका इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, क्या हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है किसका परिक्रमा करती है, सूर्य का परिक्रमा करती है। लेकिन अभी हम घूर्णन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो घूर्णन की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि मान लीजिए पृथ्वी जो है ये इसको कर दीजिए आप नॉर्थ पोल, इसको कर दीजिए साउथ पोल। एक्चुअल में नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ बाहर नहीं है, इस बिंदु पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। वो लिखने के लिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है। अगर पृथ्वी का जो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये गोलार्ध, ये देखिए 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो जब भी हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि ये 0 डिग्री से ऊपर की बात हो रही है कि 0 डिग्री से नीचे की बात हो रही है, ये पूरी वाली क्षेत्र, ठीक है। तो पृथ्वी का जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है, उसका उत्तरी गोलार्ध अगर सूर्य के तरफ होगा, कहने का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ होगा, यानी कि सूर्य कहीं इधर स्थित होगा पूरब के तरफ, तभी तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ दिखेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सन है, ठीक है, ये हमारा सन है। तो आपको पता है प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। तो जब सूर्य का स्थिति अगर इस तरफ होगा पृथ्वी के पूर्व दिशा में, यानी कि ये क्या है, इधर पश्चिम है तो इधर पूर्व होगा, ठीक है। तो जब सूर्य पृथ्वी के पूर्व दिशा में होगा तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध का झुकाव होगा वो पृथ्वी की तरफ होगा। जब उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी की तरफ होगा तो उस स्थिति में हम यह कहते हैं कि सूर्य की स्थिति जो है अभी
वो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि हम ये समझेंगे कि अगर जिस भी गोलार्ध का झुकाव पृथ्वी की तरफ होता है तो हम कहते हैं कि वो गोलार्ध पृथ्वी के सूर्य की तरफ है। कहने का मतलब कि पृथ्वी की झुकाव जो है सूर्य की तरफ है। एक और बात इसमें समझने वाली है कि ये जो दो हेमिस्फीयर देख रहे हैं, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध। तो सूर्य क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में 6 महीना रहता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीना रहता है। हमारी बातों पे ध्यान देंगे आप लोग तो ज्यादा समझ में आएगा। हम यह कह रहे हैं कि सूर्य का जब परिक्रमा पृथ्वी करती है तो पृथ्वी जो है जब इसकी परिक्रमा कर रही होती है तो सूर्य का जो प्रेजेंस है, सूर्य जो अपना स्थिति बताता है, वो स्थिति में क्या होता है कि 6 महीना यानी इक्वेटर से 6 महीना इधर रहता है और इक्वेटर से सूर्य 6 महीना यहाँ रहता है। यानी कि इधर रहेगा आपको मकर तक और इधर रहेगा कर्क तक। यानी कि मकर से विषुवत, विषुवत से कर्क, फिर कर्क से विषुवत, विषुवत से मकर, इतना ही दूरी पे सूर्य का जो है ट्रेवलिंग होता है। यानी कि सूर्य जो है इतना ही, इन्हीं तीन रेखाओं के बीच सूर्य जो है कभी इसके लंबवत रहेगा, कभी इसके लंबवत रहेगा, कभी इसके लंबवत रहेगा। कहने का मतलब कि इन तीन रेखाओं के बीच ही सूर्य का मूवमेंट होता है। एक्चुअली सूर्य का मूवमेंट नहीं होता है, वो पृथ्वी का मूवमेंट होता है। लेकिन हम यहाँ समझेंगे कैसे कि सूर्य ही यहाँ 1 2 3 तीन ही रेखाओं के बीच चलती है और तीन ही रेखाओं के बीच क्या होता है, लंबवत पड़ती है ऐसे। तो जब सूर्य का स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी कि जब इधर रह रहा होगा, उत्तरी गोलार्ध में गया होगा तो उधर 6 महीना रहेगा। ठीक है, तो अभी हम एज्यूम किए हैं कि सूर्य की स्थिति अभी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो जो उत्तरी गोलार्ध से जब सूर्य की रोशनी चलेगी, ऐसे चलेगी पृथ्वी के ऊपर, तो देखिए ये कहाँ तक पहुंच जाती है। यहाँ से रोशनी सूर्य की तरफ आ रही है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये सूर्य की रोशनी पहुंच रही होती है यहाँ तक। यहाँ से सूर्य की रोशनी पहुंच रही होती है यहाँ तक। और इस पे देखेंगे ये सभी रेखाएं होती हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं होती है। अभी इसकी हम नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे। ठीक है, ये सब रेखाएं कौन सी है, ये अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं। सब इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा खींची गई है समझने के लिए और इसे आसान बनाने के लिए। तो सूर्य की रोशनी, जब सूर्य की स्थिति जब उत्तरी गोलार्ध में होगी तो सूर्य की जो रोशनी है मकर रेखा पे, यहाँ पे सॉरी कर्क रेखा, जीरो के ऊपर क्या है, कर्क रेखा, ये क्या है, कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है ऐसे। यानी कि ये सूर्य की रोशनी इधर से आ रही होती है तो ये कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, यहाँ से कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, जिसके कारण बहुत सारी स्थितियां बनती हैं। जैसे इधर हम लिख लेते हैं, स्थितियां बनती हैं क्या, जब सूर्य की स्थिति यानी कि उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ होता है, यानी कि ये जो क्या है उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसको ऐसे कर देते हैं, ये हो गया हमारा ये वाली, ये पूरा भाग, यानी कि इधर का पूरा भाग और यहाँ से 0 डिग्री तक यहाँ का पूरा भाग, ये सब क्या है, ये सब उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, तो जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की तरफ होती है, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जब मौजूद होता है, तब जब सूर्य की रोशनी चलती है, वो कैसे चलती है आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब क्या आ रहा है, सूर्य की रोशनी आ रही है, ये सब सूर्य की रोशनी है। अब देखिए सूर्य की रोशनी जब चल रही है तो कहाँ तक पहुंच रही है, इधर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको भी पार करके देख रहे हैं यहाँ तक निकल जा रहा है, सूर्य की रोशनी यहाँ तक निकल जा रहा है। एक और चीज हम याद रखेंगे कि सूर्य जिस पोजीशन में, यानी कि पृथ्वी के जिस भी गोलार्ध की तरफ सूर्य रहेगा, जैसे मान लेते हैं अभी हमारा सूर्य जो है कहाँ मौजूद है, उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है, तो सूर्य जब जिस भी गोलार्ध में मौजूद रहेगा तो उधर की जो साइड रहेगी वो दिन का समय बताएगा। कहने का मतलब कि इस लाइन से, ये जो हमारा नॉर्थ साउथ पोल वाला जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन से इधर की जितनी भी ये
हमारी ये पृथ्वी का भाग होगा, यह दिन को दर्शाएगा। और इधर से इधर वाली ये जो पृथ्वी का भाग है नॉर्थ साउथ पोल का, इधर लेफ्ट वाला जो साइड है, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, इसके इधर की जो ये भाग है, ये रात को दर्शाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी आप देख रहे हैं यहीं तक तो पहुंच रही है, इस लाइन तक पहुंच रही है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में यहाँ तक आ जा रही है। यहाँ तक थोड़ा रोशनी है तो चलेगी, तो आगे तक निकल जाती है। ठीक है, तो इसको और हम आसान भाषा में समझें तो जो रोशनी जो है यहाँ तक पहुंच जा रही है, ये यहाँ तक आ जा रही है। तो आप देख रहे हैं नॉर्थ साउथ पोल को भी पार करके यहाँ तक आ जा रही है, लास्ट यहाँ तक, ये यहाँ तक, और इधर यहीं तक है, यहीं तक है। कहने का मतलब सूर्य की जो रोशनी है आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। इसको हम अलग कलर से कर देते हैं, ऐसे। ये जो हम दूसरे कलर से कलर की हैं, ये सूर्य के रोशनी को दर्शा रहा है कि हमारे पास इतना ही रोशनी आ रही है, इतने क्षेत्रों में आ रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ पोल को भी पार करके कुछ यहाँ तक इन रेखाओं तक पहुंच जा रही हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए, इससे यह पता चलता है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक होती है, दिन की अवधि अधिक होती है। कैसे अधिक होती है आप देखिए, ये जो अलग कलर की जो हमने लाइनें यहाँ पे दर्शाया हुआ है, देखिए ये लाइनें यहाँ से यहाँ तक है, तो इससे तो ये बड़ी है लाइनें। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, देख रहे हैं कि आप नॉर्थ साउथ पोल को भी पार करके इधर रोशनी आ रही है, यहाँ तक यहाँ आ रही है, यहाँ तक यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो आप देख रहे हैं इधर की रेखा जो है लंबी है और इधर की रेखा जो ब्लैक वाली है वो छोटी है। तो इधर की रेखा लंबी है, इधर की रेखा लंबी है, इधर वाली रेखा छोटी हो जा रही है, इसके कंपैरिजन में ये छोटी हो जा रही है। कहने का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में जो दिन की अवधि होगी, यानी कि जहां तक रोशनी, ये अलग कलर का है, यहाँ तक रोशनी पहुंच रही है, तो ये दिन का ये समय है। यानी कि आप इस रेखा से भी मिला सकते हैं कि ये रेखा, इस रेखा से यह रेखा लंबी हो रही है, इस रेखा से यह रेखा लंबी हो रही है। कहने का मतलब कि जो दिन की स्थिति है वह ज्यादा होगी, यानी कि जो दिन की अवधि होगी वो ज्यादा होगी। अगर सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में मौजूद होगा तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन की अवधि लंबी होगी। वो आपको यहाँ दिख भी रहा है कि ये जो रेखा है ये लंबी है और ये वाली छोटी है। एक्चुअल में इस पोल को ऐसे रेखा के इधर ही होना चाहिए था प्रकाश को, लेकिन प्रकाश को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो प्रकाश यहाँ तक आज चलती है, इसलिए दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होती है। जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में मौजूद होता है तो दिन की स्थिति ज्यादा होती है। आप इस रेखा से मिला सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, रात की अवधि कम होगी। देखिए, आप यहाँ से देख लीजिए, ये जो रात की अवधि है वो कम हो रही है, ये जो रेखाएं भी कम हो रही हैं। यहाँ पे देखिए, ये रेखा कम हो रही है और ये रेखा दिन वाली लंबी है। यानी कि सूर्य जिस भी गोलार्ध में होता है उस गोलार्ध में क्या होता है, दिन की अवधि लंबी होती है और रात की अवधि छोटी होती है। इसको हम सिर्फ बोल भी सकते हैं, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इस चीजों को, ताकि आपको विजुअलाइज हो कि एक्चुअल में कैसे दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ठीक है, ये बात समझ गए। और इस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। भारत में गर्मी का मौसम होता है, भारत में गर्मी का मौसम होता है। क्यों होता है भाई? आप देख रहे हैं कि सूर्य की स्थिति जब उत्तरी गोलार्ध में है
तो कर्क रेखा पे जो है सीधी किरणें गिर रही हैं, और भारत हमारा कहाँ है, कर्क रेखा पे तो है, यहाँ कहीं भारत है हमारा। यानी कि हमारे यहाँ गर्मी की मौसम होती है, जब सूर्य का स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होगा तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होगा और हमें गर्मी महसूस पड़ेगी, और इधर जो है ठंडी महसूस पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है, एक और बात हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। वो कैसे होती है, देखिए यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं। उत्तरी ध्रुव पे इस स्थिति में जब पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव के तरफ, सन जो है उत्तरी ध्रुव की स्थिति में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, तब क्या होगा कि उत्तरी जो हमारा ध्रुव है वहां पे 6 महीने का दिन होगा। उत्तरी ध्रुव पे 6 माह का दिन होगा। कैसे होगा, अब देखिए ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, उसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी हमारी ऐसे है, ऐसे पृथ्वी है हमारी, और इसी के अकॉर्डिंग ऐसे घूम रही है पृथ्वी, ऐसे घूम रही है, और 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करेगी। तो लगा लीजिए अभी यहाँ पे पृथ्वी है ऐसे, और हम ये जो उजाला वाला भाग है इधर है, और ये जो रात वाला भाग है इधर है, क्योंकि इधर रोशनी आ नहीं रही है, रोशनी तो सिर्फ सामने आ रही है। तो यहाँ पे रात वाली स्थिति इधर बनेगी और दिन वाली स्थिति इधर बनेगी। इस रेखा से, नॉर्थ साउथ पोल से अगर हम ऐसे मिलाएं, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, इस पे हम पेन को रखते हैं और इसको ऊपर उठाते हैं, तो इसके इधर वाली क्या हो गई, हमारी रात की स्थिति बनेगी, रात का समय होगा, इधर वाला दिन का समय होगा, क्योंकि इधर से रोशनी पृथ्वी पे आ रही है सूर्य की। तो इसका जब एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे, ऐसे एक रोटेशन जब कंप्लीट होगा, तो इधर जो दिन वाली अवधि है वो घूम करके इधर रात में आ जाएगी। कहने का मतलब कि इधर जो दिन वाली स्थिति होगी, इधर जो दिन वाली स्थिति होगी वो कितने घंटे की होगी, 12 घंटे की, ठीक है। और वही इधर रात वाली स्थिति जो होगी वो कितने घंटे की होगी, ये भी 12 घंटे की, ठीक है। यानी कि दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे का होगी, यानी कि दोनों मिला करके 12-12 24 घंटे का पूरा एक दिन हो जाएगा एक सर्कल में। यानी कि ये जो अभी यहाँ पे है, तो ये जब घूमेगा ऐसे, तो ये घूम करके ये वाली रेखा फिर इधर चली जाएगी, तो रात इधर छोटी होने लगेगी, और वही घूम के उधर जाएगी, तो दिन बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप रोशनी देख रहे हैं, पृथ्वी पे जो रोशनी आ रही है सूर्य की, वो काफी इधर तक ये आ जा रही है, यहाँ तक आ जा रही है। और एक और बात है, जब ये रोशनी यहाँ तक पहुंच रही है, यहाँ तक इस ध्रुव को भी पार करके रोशनी इधर पहुंच जा रही है, तो इसी ध्रुव के अकॉर्डिंग ना पृथ्वी घूमेगी ऐसे। 6 महीना सूर्य यहाँ मौजूद रहेगा उत्तरी ध्रुव में, तो यहाँ 6 महीने तक ध्रुव पे क्या होगा, दिन ही तो रहेगा, रात होगा नहीं। उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है कि उत्तरी ध्रुव पे 6 माह का दिन होगा, रात नहीं होगा, क्योंकि रोशनी जो है आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव को क्रॉस करके आगे तक निकल जा रही है, कुछ आगे तक आ रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग तो पृथ्वी घूमेगा ऐसे, अपना रोटेशन अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेगा ऐसे। तो जब ऐसे घूमेगा तो रोशनी यहाँ से निकल रही है, तो ये तो हमेशा उजाला में रहेगा, ये ऊपर वाला पॉइंट ये क्या होगा, हमेशा उजाला में रहेगा, यानी कि 6 महीना तक यहाँ दिन ही रहेगा, और ये जो लंबी रेखाएं हैं ये घूम करके पीछे चल जाएंगी इधर, तो रात हो जाएगी, फिर ये घूम करके आगे आएंगी 12 घंटे बाद, तो इधर दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 6 महीने की रात होगी, और वही सेम कंडीशन इधर होगा दक्षिणी ध्रुव में। जब सूर्य यहाँ मौजूद है, तो आप देख रहे हैं सूर्य की जो किरणें हैं यहीं तक पहुंच रही है, इस ध्रुव के पास नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पे लाइटें नहीं आ रही हैं, तो यहाँ 6 महीने की रात रहेगी तब, यानी कि जब 6 महीना सूर्य इधर मौजूद रहेगा तो यहाँ दिन रहेगा, तो 6 महीने यहाँ पे रात भी तो होगी, तो यहाँ पे 6 महीने तक रात होगी। उसी चीज को हम कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, ठीक है। अब इसी चीज को हम इधर समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और हमारे पृथ्वी का मूवमेंट कैसे होता है, पश्चिम से पूरब, यानी कि ऐसे घूम करके पृथ्वी एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी चली आएगी यहाँ पे, और सन का प्रकाश जो इधर आ रहा होता है, अब वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी कि अब क्या होगा कि इधर वाली जो क्षेत्र है वो प्रकाशित ना होकर के अब इधर वाली होगी, क्योंकि अब पश्चिमी भाग पृथ्वी का
सूर्य की तरफ चला जाएगा, यानी कि यहाँ से जो रोशनी निकलेगी ऐसे, सूर्य तो वहीं रहेगा, पृथ्वी घूमेगी ऐसे, तो घूम करके एक स्थिति ऐसा आएगा कि पृथ्वी यहाँ आ जाएगी और ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग पर पूर्णतः सूर्य की किरणें पड़ने लगेंगी, ऐसे ऐसे पड़ने लगेंगी। तो उस चीज को इधर हम लिखे हुए हैं, तो इस चीज को उठा करके हम इधर ही कर देते हैं सूर्य को, ताकि ये चीजें इधर समझ सकें। तो आप ऐसा नहीं समझे कि सूर्य को हम घुमा रहे हैं, सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य वही है, सिर्फ हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से हम सूर्य को यहां ले लेते हैं। अब इसकी रोशनी यहां से यहां तक चलेगी, ये बिंदु, और इधर से यहां तक चलेगी। ठीक है, सेम स्थिति बनेगी। ये जो है सूर्य जो है अब उत्तरी गोलार्ध में थी, अब सूर्य की स्थिति कहाँ आ गई, ये दक्षिणी गोलार्ध में आ गई। सूर्य की स्थिति कहाँ आ गई, दक्षिणी गोलार्ध में आ गई। पहले कहाँ थी, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य मौजूद था, यानी कि पृथ्वी के पूर्व दिशा में मौजूद था। अब सूर्य जो है कहाँ मौजूद है, पृथ्वी के पश्चिमी दिशा में है, यानी कि अब सूर्य कहाँ आ गया, इधर उत्तरी गोलार्ध में आ गया। यानी कि अब सूर्य कहाँ, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में आ गया। यानी कि अब दक्षिणी गोलार्ध में भी सूर्य कितना दिन मौजूद रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी सूर्य अब 6 माह रहेगा। इधर 6 माह रहा था उत्तरी गोलार्ध में, तो इधर भी 6 महीना रहेगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में। और ऐसे में क्या होगा कि वही सेम स्थिति होगी। आप देख लीजिए यहाँ पे, इधर इधर देख लीजिए, ये जो है लाइनें ऊपर में यहाँ तक, ये उत्तरी गोलार्ध में, ये उसको छोड़ देंगे, अभी दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। यहाँ से ये जो लाइनें हैं 0 डिग्री, इसके नीचे वाली जो है ये क्षेत्र, ये कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला ये पूरा उत्तरी गोलार्ध था, तो नीचे वाला ये पूरा यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो सूर्य की किरणें जब इधर पड़ेगी डायरेक्ट, तो इधर वाला दिन का समय होगा और जस्ट अपोजिट इधर वाला रात का समय हो जाएगा। यानी कि इस पोल से इधर वाला रात का समय होगा, इस पोल से इधर वाला दिन का समय होगा। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में, अब ये नीचे देखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की स्थिति बड़ी होगी। आप यहाँ से देखिए, यहाँ तक ये रेखाएं हैं जहां तक सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, और इधर रात वाली स्थिति देखेंगे, अब हरा वाला रात हो जाएगा, दूसरी कलर वाला, इधर वाली रेखाएं छोटी हैं। यानी कि सेम वही बात हम लिखेंगे कि जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है। आप सीधा देख रहे हैं, दिन की अवधि यहाँ से यहाँ तक लंबी हो गई और रात की अवधि छोटी हो गई, तो रात की अवधि छोटी हो जाएगी। तो सेम इसका अपोजिट है, यानी कि ये इसका अपोजिट है। जब उत्तरी ध्रुव में होगा तो इधर की दिन की अवधि लंबी होगी, यानी कि इधर आपके उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ज्यादा होगी। उसी तरीके से जब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अब स्थिति ये देख रहे हैं, ये लंबी होगी और इधर वाली छोटी। जब इधर मौजूद थी तो दिन की स्थिति यहाँ पे लंबी थी और उत्तरी गोलार्ध में रात की स्थिति छोटी थी। इससे यह समझेंगे कि सूर्य जिस भी गोलार्ध में होगा, उस गोलार्ध में दिन की स्थिति लंबी होगी और रात की स्थिति छोटी होगी। तो ये दिन और रात का हमारा फंक्शन है, जिसको हम लोग अभी समझे हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, मौसम में बदलाव कैसे होता है, उसको देखेंगे। तो यहाँ से हमारा रोटेशन का जो बात है हम लोग क्लियर किया। एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली बात थी, इसमें जब सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगी, तो हमारे यहाँ क्या होगा, इधर कर्क रेखा पर इधर तो रोशनी जा नहीं रही है, इधर ठंड का मौसम होगा। हमारे यहाँ भारत में क्या होगा, ठंड का मौसम होगा। वही जब हमारी सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में होगी, तो इधर गर्म की मौसम होगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट किरणें पड़ेगी और यहाँ से डायरेक्ट किरणें जो है आपको मकर पे पड़ेगी, ऐसे इधर से कर्क पे पड़ेगी और इधर से मकर रेखा पे पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेम बातें आपको लिखनी होगी, जैसे मैंने लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक होती है, वैसे आप इसकी लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध की,
कि दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो दिन की अवधि लंबी होती है, रात की अवधि छोटी होती है। इधर ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। और 6 माह का दिन होगा यहाँ पे। साउथ पोल पे अब क्या होगा, अब देखिए साउथ पोल पे ध्रुव को पार करके आगे तक रोशनी पहुंच रही है, तो ये तो हमेशा उजाले में ही रहेगा। अब पृथ्वी को इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग घूमना है ऐसे, तो ये तो हमेशा उजाला में रहेगा। तो यहाँ 6 महीने का क्या होगा, दिन हो जाएगा। और जस्ट उसके अपोजिट यहीं तक सूर्य की किरणें पहुंचेगी, इस ध्रुव तक नहीं पहुंचेगी, तो यहाँ 6 महीने की क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो ये चीज आप इधर लिखेंगे, ठीक है। इसको अब हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला हमने कर लिया घूर्णन, दूसरा करेंगे अब हम लोग परिक्रमण। देखिए दूसरा है हमारा परिक्रमण। देखिए परिक्रमण में क्या होता है, ये इस परिक्रमण में भी सेम वही होता है हमारे पृथ्वी का चलने का। पश्चिम से कहाँ चलेंगे जी भाई, पश्चिम से पूरब चलेगा। समय कितना लगेगा, 300 आपका 65, ये मतलब 1 साल का, वही 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक परिक्रमा करने में। यानी कि साल भर में सूर्य का चक्कर लगा लेगी पृथ्वी, उस चीज को यहाँ परिक्रमा कह रहे हैं हम लोग। परिक्रमा घूर्णन हमने बताया था कि अपने एक्सिस पे घूमना घूर्णन कहलाता है, और किसी के अकॉर्डिंग घूमना परिक्रमा कहलाता है। यानी कि सूर्य के अकॉर्डिंग पृथ्वी घूमेगी तो वो क्या होगा, परिक्रमा कहलाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें देख लिए। तीसरा क्या होगा, इससे क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। किसमें, ऋतु में परिवर्तन। यानी कि हमारे परिक्रमण से क्या होता है, जो परिक्रमा सूर्य की करती है पृथ्वी, तो उससे क्या होगा कि ऋतु में परिवर्तन होगा। वो कैसे होगा हम देखते हैं। जैसे यहाँ हमारा सन है, ये क्या है, हमारा सन है। तो एक स्थिति आती है 21 जून। 21 जून को क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का जो कर्क रेखा है उस पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और हमारे यहाँ ग्रीष्म गर्मी का महीना होता है, गर्मी का महीना चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे हम अपनी पृथ्वी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो पोजीशन है पृथ्वी का वैसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब यहाँ से इक्वेटर आएगा, ऐसे बीच से यहाँ पे आएगा कर्क रेखा, नीचे आएगा मकर। अब इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, कर्क और मकर, ये आपको समझना होगा। जिस लाइन की जरूरत होगी इस फिगर में, उसी लाइन को, रेखा को हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कहा कि यहाँ पे कर्क रेखा पे एक समय ऐसा आता है 21 जून को, जब कर्क रेखा पे क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। यानी कि ये डेट कब का है, ये 21 जून को होता है। 21 जून को यह स्थिति होता है जब सन की किरणें, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती है, और हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है। एज यूजुअली आप लोग देखे भी हैं, गर्मी ही होता है। अभी 2 महीने बाद हमारा जून आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल गर्मी का मौसम होगा। वो क्यों होगा, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कहाँ पे, कर्क रेखा पे। हम कहाँ मौजूद हैं, इसी कर्क रेखा पे हैं। हम पढ़ते हैं ना कि भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो जब कर्क रेखा पर सीधी रेखा पड़ेगी सूर्य की, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, यानी कि हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होगा। तो ये जून की बात हो गई, ये जून की बात हो गई। अब जून से चलेगा, जून से जुलाई, अगस्त, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त। अब आ जाएंगे सितंबर। अब सितंबर में पृथ्वी पहुंच जाएगी यहाँ, ठीक है। पृथ्वी जब यहाँ पहुंचेगी तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई। यह जो डेट होता है 23 सितंबर का होता है। 23 सितंबर का ये दिन होता है, जिसमें क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं
वो विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। 23 सितंबर को जो है, अच्छे से इसको लिख दिया जाए 3 को, 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखा पे जो 0 डिग्री वाली रेखा है उस पे लंबवत पड़ती है। आप देख रहे हैं यहाँ से लंबवत पड़ रही है, यानी कि आधे वाले पे पूरे पे एकदम लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्यों होती है दिन और रात की अवधि बराबर? आप यहाँ देख सकते हैं फिगर से, ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए आधे वाले भाग पे जो दिन का समय होता है इस पे लंबवत पड़ती है और आधे वाले पे रात की समय होगी। तो जब पृथ्वी ये जो होगा ये जो रात की समय होगी, तो बराबर बराबर लाइटें पड़ रही हैं किरणें, यहाँ बराबर, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी रेखा बराबर है, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ को मिलाती है वो विषुवत रेखा को भी 2 भागों में बराबर काटती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो नॉर्थ का है और ये साउथ का जो पोल है ये विषुवत रेखा को, ये जो 0 डिग्री की विषुवत रेखा है इसको बराबर भाग में काटती है। तो आप देख रहे हैं सन की किरणें जो है विषुवत रेखा पे एक बराबर पड़ रही है यहाँ पे, यानी कि आधे भाग पे पूरा पड़ रही है। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना बड़ा यहाँ दिन होगा उतनी ही बड़ी रात होगी, यानी कि दिन और रात की अवधि क्या होगी यहाँ पे बराबर होगी। यहाँ पे दिन और रात की अवधि जो है, दिन और रात की अवधि बराबर होगी। ठीक है, दिन और रात की अवधि बराबर होगी। और यहाँ पे मौसम कैसा होगा, इस मौसम को, ऐसे समय के मौसम को, 23 सितंबर वाले के मौसम को, जब सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत पड़ रही होती है, तो ऐसे मौसम को हम लोग बोलते हैं शरद विषुव। इसको बोलते हैं शरद विषुव। इसका कहने का मतलब, शरद विषुव का मतलब हो गया कि ये यहाँ पे इस 23 सितंबर वाले समय में क्या होता है कि हमारे यहाँ भारत में ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंडी पड़ती है, एकदम सामान्य मौसम होता है। सर्दी आने वाली होती है और गर्मी जा चुकी होती है, तो उस समय क्या होता है शरद विषुव कहते हैं, जो कि उस समय हमारे यहाँ अच्छा मौसम माना जाता है रहने के लिए, ना ही ज्यादा सर्दी ना ही ज्यादा गर्मी। तो यह 23 सितंबर को यह स्थिति बनती है। सितंबर के बाद फिर यहाँ से पृथ्वी चलना चालू करेगी आगे की तरफ। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, फिर आ जाएगी दिसंबर। अब देखिए दिसंबर में पृथ्वी फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे दिसंबर में पृथ्वी यहाँ आ जाएगी। ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका 0 डिग्री विषुवत, और यहाँ पे हो गया मकर, ये नीचे वाला मकर। अब देखिए यह जो स्थिति बनती है यह बनती है 22 दिसंबर को। यह जो स्थिति बनती है वो 22 दिसंबर को बनती है। यह जो विषुवत रेखा पे सीधी किरणें पड़ती हैं वो बनता है 23 सितंबर को। कर्क रेखा पर जब सीधी रेखा पड़ती है 21 जून को। अब देखिए यहाँ से जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें, वह मकर पे सीधी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? मकर पे सीधी पड़ेगी। मकर रेखा जो है उस पे जो है सन की किरणें सीधी पड़ेगी। जब इस पे सीधी किरणें पड़ेगी तो आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ भारत में कैसा मौसम होता है, सर्दी का। हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है। क्यों? क्योंकि सन की स्थिति अब कहाँ आ गई है, दक्षिणी गोलार्ध में, और मकर रेखा पर किरणें पड़ रही हैं, तो हमारे यहाँ तो ठंडी का मौसम होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं सूर्य इधर को प्रकाशित कर रही है, सूर्य तो इधर है ही नहीं, इधर तो हमारा खाली है, सूर्य तो इधर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य आ गया है। यानी कि मकर रेखा पर जब किरणें सीधी गिरेगी तो इधर तो रात का मौसम होगा, सूर्य इधर है नहीं, सूर्य इधर मौजूद है, पृथ्वी के पश्चिमी भाग के तरफ, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा सर्दी का मौसम होगा। दिसंबर में आप देखते भी हैं हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है। उस समय सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में चली आती है और कर्क हमारा यहाँ है। ये जो है हमारा कर्क रेखा है, यहाँ पे सर्दी का मौसम होता है। अब पृथ्वी फिर यहाँ से चलना चालू करेगी। दिसंबर के बाद फिर चलेगी इधर से जनवरी, फिर इधर से चलेगी फरवरी, फिर इधर से चलेगी
मार्च, यहाँ पे मार्च, यहाँ देख रहे हैं फरवरी चली, जनवरी चली, है ना। ऐसे मूवमेंट होता है हमारे जब सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो ऐसे ही घूमती है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी कहाँ आ जाएगी मार्च में, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही स्थिति होगी कि हमारा जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है उस पे एकदम से सीधी किरणें पड़ेगी। इसको बराबर कर लेते हैं, नहीं तो समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये कब हो रहा है, मार्च के महीने में पृथ्वी फिर पहुंचती है यहाँ पे, और समय क्या होता है 21 मार्च। 21 मार्च को यह स्थिति बनती है कि फिर से सूरज की किरणें जो है विषुवत रेखा पे ऐसे लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे ऐसे लंबवत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे ऐसे लंबवत पड़ेगी। तो आप समझ रहे हैं कि कर्क रेखा तो हमारा यहाँ है, यहाँ है, तो हमारे पास रोशनी तो आएगी लेकिन कम आएगी, लेकिन सर्द का मौसम होता है। यानी कि मार्च में क्या होता है, ऐसे ऐसे मौसम को हम लोग बोलते हैं बसंत विषुव। बसंत विषुव यानी कि इधर बसंत ऋतु का मौसम होता है मार्च में। जैसा कि हमने देखा है अभी क्या चल रहा है, बसंत ऋतु चल रहा है, मार्च का महीना है, और सन की जो किरणें हैं 0 डिग्री पे डायरेक्ट जा रही है, यानी कि विषुवत रेखा पे। तो यहाँ क्या होगा, सेम वही बात होगी कि यहाँ पे दिन और रात, अभी दिन और रात की अवधि क्या चल रही होगी, बराबर चल रही होगी, ठीक है। इसलिए बराबर चल रही होगी कि आप देख रहे हैं आधे भाग विषुवत रेखा के आधे भाग पे रोशनी और आधे भाग पे अंधेरा। कहने का मतलब कि दोनों बराबर बराबर चल रही है, यानी कि दिन भी बराबर होगा और रात भी बराबर होगी। वही सेम स्थिति हुई थी कहाँ पे, शरद विषुव में, जब 23 सितंबर को यह स्थिति बनी थी। फिर सूर्य यहाँ से मार्च के बाद, यहाँ से मार्च के बाद चलना शुरू करेगी। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आ जाएगी मई, अब मई के बाद फिर आ जाएगा आपका जून, फिर 21 जून को यही स्थिति आ जाएगी। अभी 2 महीने बाद फिर हमारे यहाँ गर्मी का मौसम आ जाएगा। तो ऐसे परिक्रमा सूर्य करती है, सूर्य का करती है पृथ्वी, और ऐसे चलते हुए जो है मौसम में हमारे बदलाव होता है, ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमा से। क्या होगा, परिक्रमा से क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होगा, ठीक है। आपने देख लिया कैसे होगा। 21 जून को जब पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी 21 जून में पृथ्वी जब उत्तरी गोलार्ध में होगी तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी। उसके बाद हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु का मौसम होगा, वहां से चलेगी तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो है पृथ्वी जो है आ जाएगी यहाँ पे सितंबर में। इस स्थिति में जब 23 सितंबर को क्या होगा कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी, तो दिन और रात दोनों बराबर होगा और शरद विषुव का समय होगा। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में 22 दिसंबर को सूर्य जो है, सूर्य की ऐसी स्थिति बनती है जिसमें कि सूर्य जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है और सन की जो किरणें हैं मकर रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण हमारे यहाँ सर्दी की मौसम होती है। फिर उसके बाद पृथ्वी चलना शुरू करती है जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में 21 मार्च को ऐसी स्थिति बनती है कि फिर से वही बात हो जाती है जो 23 सितंबर वाली होती है कि सन की किरणें विषुवत पर लंबवत पड़ने के कारण उस दिन क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होता है, और यहाँ पे बसंत विषुव का मौसम होता है, नहीं ज्यादा गर्मी नहीं ज्यादा सर्दी। फिर यहाँ से सूर्य पृथ्वी चलना चालू करती है अप्रैल, मई, जून, फिर जून में आकर के वही गर्मी वाला मौसम हमारे यहाँ हो जाता है। और पृथ्वी जो है पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सन के तरफ होने के कारण हमें गर्मी महसूस होती है। और इसमें एक और बात याद रखना है, ये जो 21 जून है इसी में एक ऐसा दिन होता है 24 जून को जो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस फिगर को आप समझेंगे ऐसे
ये जो एरो मैंने दिया है ये चल रहा होता है, जून से जुलाई, अगस्त, ऐसे ये चल रहा होता है। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर ये मार्च है, यहाँ पे ऐसे ऊपर लिखा हुआ था, ये मार्च हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, मई, फिर यहाँ पे जून की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, लास्ट है। वो क्या है कि कुछ प्रकाश है, सूर्य उदय के पहले कुछ प्रकाश निकलता है, उसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं विसरित दिवा प्रकाश, या इसको बोलते हैं सांध्य प्रकाश। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्विलाइट। इसका मतलब होता है, एक प्रकाश होता है 6 डिग्री का, 6 डिग्री का, उसको बोलते हैं हम लोग नागरिक ट्विलाइट। नागरिक ट्विलाइट इसको बोलते हैं सिविल ट्विलाइट, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सिविल ट्विलाइट। इसका मतलब होता है कि सूर्योदय के उगने के 24 मिनट पहले सूर्य प्रकाश का दिखना। ठीक है, दूसरा होता है 12 डिग्री समुद्री ट्विलाइट। इसमें क्या होता है, अड़तालीस मिनट पहले जो सूर्य की रोशनी आती है, वो जो रोशनी दिखती है वो 12 डिग्री पे दिखती है, उसको हम बोलते हैं समुद्री ट्यूबलाइट या नॉटिकल ट्यूबलाइट। तीसरी होती है 18 डिग्री एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट। ये जो है 18 डिग्री पहले दिखने वाली रोशनी है, जो इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ट्यूबलाइट। ये हमें अंतरिक्ष में दिखती है। 12 डिग्री जो है वो हमें समुद्र में आभास होगा। कहने का मतलब कि आप देखते हैं कभी कभी सूर्य अभी उगा ही नहीं होता है, सूर्य पूरे तरीके से निकला नहीं होता है, तब तक हमें रोशनी दिखाई देने लगती है। यानी कि वो जो रोशनी दिखती है 6 डिग्री पहले, हमें पृथ्वी से जो दिखती है वो 6 डिग्री पहले की रोशनी दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल ट्यूबलाइट। यानी कि सूर्योदय के 24 मिनट पहले जो रोशनी दिखाई देने लगती है उसे हम कहते हैं नागरिक ट्विलाइट, सिविल ट्विलाइट। 12 डिग्री पहले जो दिखती है समुद्री ट्विलाइट, नॉटिकल ट्विलाइट। 18 डिग्री जो पहले दिखती है उसको हम लोग कहते हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन वनडे पेपर में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास हम लोग लेके आएंगे इसी तरीके से बेहतर कंसेप्ट के साथ। अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।